Hello everyone and a warm welcome on the Gravity Circle Biology channel. Students, in today's class we are going to study that how we can obtain the desired product from a heterologous or genetically modified host और अ ट्रांसजेनिक होस्ट. ठीक है ना. तो हम बहुत सारे नाम बोल सकते हैं इसके लिए. ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट, ठीक है, बहुत सारे नाम हमारे सामने आते हैं. मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, रिकॉम्बिनेंट जीन होता है, ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेंट ऑर्गेनिज्म होता है. ये ध्यान रखिएगा हमेशा, यहां माइनर कंफ्यूजन्स क्रिएट होते हैं बच्चों के दिमाग में. रिकॉम्बिनेंट होस्ट जनरली ऐसा नहीं बोलना होता है. रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए से बनता हुआ प्रोटीन क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन. और किसके अंदर बन रहा है? ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट के अंदर. ठीक है ना. चलो अब हम देखते हैं ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, हाउ वी विल ऑब्टेन इट. इसको बहुत सिंपली समझेंगे. मुझे एक बात बताओ, हमारी बॉडी के अंदर क्या नेचुरल रिक्वायरमेंट्स होती होंगी काम करने के हिसाब से? ठीक है, तो हम ये बोलेंगे ना कि हमारी बॉडी के अंदर जीन्स काम कर रहे हैं. लिविंग सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो होता है उसके अंदर हम बात करें तो हमारे पास आयंस भी होते होंगे. ठीक है, हमारे पास में वाटर कंटेंट भी होता होगा एडिक्वेट, राइट. हमारा जीन एक्सप्रेस जब करता है तब वो किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में करता है. अब मैंने बोला, मैंने कोई ऑर्गेनिज्म से जीन लेके और किसी और ऑर्गेनिज्म में फिट कर दिया है, कोई श्योरिटी नहीं है और कोई गारंटी नहीं है कि उस ऑर्गेनिज्म के अंदर वो जीन एक्सप्रेस कर जाए. पर अगर कर जाता है और हमारा डिजायर्ड प्रोटीन मिलना स्टार्ट हो जाता है तो इससे बढ़िया कोई बात हो ही नहीं सकती. दिस इज समथिंग गोइंग अगेंस्ट द नेचर. ठीक है, ये नेचर के अगेंस्ट जाके हम लोग करते हैं. नॉर्मली ऐसा अचीवेबल नहीं होता था, लेकिन ये अगेंस्ट द नेचर जाके हमारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज की मदद से हमने जो पॉसिबिलिटीज नहीं थी उन काम को भी सफल कर दिखाया. ठीक है, तो अभी मुझे एक बात बताओ कि क्या अगर मैंने बोला बैक्टीरिया मेरे पास में एक होस्ट है तो मुझे उसको ग्रो करने के लिए कैसे कंडीशंस देनी पड़ेंगी? हमेशा मैं बोलूंगी उस बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए मुझे एक दूसरे किसी बैक्टीरिया की कंटामिनेशन नहीं हो, इसलिए एक स्टेराइल एनवायरनमेंट देना पड़ेगा. ठीक है, मुझे उसको न्यूट्रिएंट देने पड़ेंगे, मुझे उसको आयंस देने पड़ेंगे, मुझे उसको वाटर कंटेंट देना पड़ेगा, मुझे उसको अमाइनो एसिड्स देने पड़ेंगे, मुझे थोड़े बहुत हो सकता है एंजाइम्स देने पड़े. ओके, जस्ट अ सेकेंड एवरीवन. ठीक है, फोन बज गया था. चलो, तो ये सारी चीजें हम लोगों को बैक्टीरिया को देनी पड़ेंगी, राइट. ये सब चीजें कल्चर मीडियम के अंदर काउंट होती हैं. ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पर एनसीईआरटी के टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जाएं तो हमें क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है. यहां से यहां तक का थ्योरी पढ़ेंगे पहले, आज थ्योरी पहले पढ़ेंगे और उसके बाद में हम लोग जो है आगे का पोर्शन जो है डायग्रामेटिकली समझेंगे, क्योंकि हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं बायो रिएक्टर्स. और बायो रिएक्टर्स वो डिवाइसेस होती हैं, बड़े बड़े टैंक्स होते हैं जिनके अंदर हम लोग बैक्टीरिया को कल्चर करते हैं. ठीक है, ऑन अ वेरी लार्ज स्केल. ओके, सो लेट्स सी दिस नाउ. बहुत ध्यान से समझना, ठीक है. When you insert a piece of alien DNA into a cloning vector, ठीक है, जब हमने rDNA बनाया बेसिकली और हमने उस rDNA को ट्रांसफर कर दिया एक बैक्टीरिया में या एक प्लांट में या एक एनिमल सेल में, तो एलियन डीएनए मतलब कि जीन ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई होगा उस होस्ट की बॉडी में. ठीक है, इन ऑलमोस्ट ऑल अदर रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजीज, सारे ही रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजीज में अल्टीमेट एम हमारा डिजायरेबल प्रोटीन बनवाना है. ये तो मैंने पहले बताया था, याद करो कि कार्बोहाइड्रेट हम नहीं बनवा सकते, लिपिड्स हम नहीं बनवा सकते, क्योंकि जीन एनकोड करता है किसी गिवन प्रोटीन के लिए, तो हम सिर्फ प्रोटीन ही बनवा सकते हैं. Hence, there is a need for the recombinant DNA to be expressed. उसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा, एक्सप्रेस करेगा तभी तो ट्रिपलेट्स ऑफ अमीनो एसिड्स बनेंगे, अमीनो एसिड्स के ट्रिपलेट कोडॉन्स बनेंगे बेसिकली, तभी ट्रिपलेट्स ऑफ कोडॉन्स बनेंगे और कोडॉन्स ही अमीनो एसिड्स के लिए एनकोड करेंगे, राइट. तो ये सारी बातें हमें बहुत ध्यान से समझनी पड़ेंगी. द फॉरेन जीन गेट्स एक्सप्रेस्ड अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस. अप्रोप्रिएट माने कि उसको अगर फेवरेबल कंडीशन मिली तो ही एक्सप्रेस करेगा. The expression of foreign genes in the host cells involves understanding many technical details. करेगा नहीं करेगा, डिजायर्ड प्रोटीन बन रहा है क्या, प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड सीक्वेंसेस सेम है क्या,
हमें जो चाहिए वही है क्या? माइनर डिफरेंस तो नहीं क्रिएट हो गया ऑटोमेटिकली, बहुत चीजें टेक्निकलिटीज में काउंट होती हैं, ठीक है, ये सब बात समझ आई। अब देखते हैं एनसीईआरटी क्या बोलती है हमको। आफ्टर हैविंग क्लोन्ड द जीन ऑफ इंटरेस्ट, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जब क्लोन हो गया है, एंड हैविंग ऑप्टिमाइज द कंडीशंस टू इंड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ टारगेट प्रोटीन, और हमने आसपास की कंडीशंस भी ऑप्टिमाइज कर दी हैं ताकि हमारा टारगेट प्रोटीन बन सके, वन हैज टू कंसिडर प्रोड्यूसिंग इट ऑन लार्ज स्केल। ठीक है, मतलब कि जब मैंने कहा, मैंने देख लिया कि मेरे पास ऑप्टिमम कंडीशंस हैं, मेरे पास जीन की कॉपी भी हो रही है, तब मैं क्या बोलूंगी कि मुझे इसको लार्ज स्केल पर करना है। मैंने लैबोरेटरी स्केल पे टेस्ट कर लिया है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, मैंने टिक मार्क लगा दिए हैं, जो हमें चाहिए वैसा वैसा काम आ रहा है, तब हम इसको शिफ्ट करेंगे एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे। कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन व्हाई देयर इज अ नीड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन? वेरी ऑफ कोर्स एंड वेरी ऑब्वियस आंसर कि जनता इतनी है, दैट मीन्स दैट द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग ऑन एन एक्सपोनेंशियल रेट, we need to somehow overcome that, and thereby we are producing the proteins which are the recombinant ones on a larger scale, ताकि fulfill हो सके demands। ठीक है, in India only how many of them are the diabetic mellitus patients? डायबिटीज के कितने पेशेंट्स होंगे? Many, like I am not able to count the figure in lakhs, I would say it in crores, indeed I might say it in millions। ओके, एंड व्हाट अबाउट द वर्ल्ड? इस पूरी पृथ्वी पर कितने पेशेंट होंगे? और क्या इन सब के रिक्वायरमेंट में मेडिसिन अगर काम नहीं कर रही हैं तो रिकॉम्बिनेंट थेरेपी से बनाया हुआ इंसुलिन काम आएगा? तो मुझे बहुत सारा इंसुलिन बनवाना है, तो मुझे लार्ज स्केल पे जाना ही पड़ेगा, ऐसी बात हो रही है। ठीक है, if any protein encoding gene is expressed in heterologous host, heterologous माने कि जो होस्ट हमारा ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोलोगस होस्ट। इट इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। ठीक है, द सेल्स हार्बरिंग क्लोन्ड जीन्स ऑफ इंटरेस्ट मे बी ग्रोन ऑन अ स्मॉल स्केल इन द लैबोरेटरी। पहले क्या करूंगी मैंने बनाया जीन ऑफ इंटरेस्ट, मैंने तुम लोग को लास्ट क्लास में शायद बताया था या उसके पहले वाली में कि अगर आप कभी बहुत स्मॉल स्केल पर सिर्फ एक ही सिंगल मैगी के पैकेट से मैगी बनाते हैं, it becomes very delicious, it comes out to be very tasty and everyone will say कि यार मेरे लिए फिर बनाना अगली बार। ठीक है, and if you are going to make it for say approximately 20 people at same time, it might not come out to be the same taste because हमने क्या किया, उसको लार्ज स्केल पे सडनली शिफ्ट कर दिया rather than optimizing the in between process factors। उसको ऑप्टिमाइज करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो पहले लैबोरेटरी स्केल पे काम होगा। The cultures may be used for extracting the desired protein and then purifying it by using different separation techniques। ठीक है, different separation techniques से बने हुए प्रोडक्ट को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक, इतनी बात हमारे समझ आ गई। अब मैं तुमको बता रही हूं हम किस में करवाते हैं एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जस्ट वेट, देखो हाँ, ये बायो रिएक्टर का डायग्राम है, ये एनसीईआरटी वाला नहीं है, और एनसीईआरटी में भी डायग्राम दिया हुआ है और वो ये वाला है, लेकिन हम ये देखेंगे पहले। ठीक है, एक बायो रिएक्टर को पहले के जमाने में लोग फर्मेंटर बोलते थे। ठीक है, फर्मेंटर और बायो रिएक्टर्स ऑलमोस्ट सिमिलर दिखते हैं, लेकिन फर्मेंटर और बायो रिएक्टर सेम नहीं है। ठीक है, फर्मेंटर में एक फर्मेंटेशन का काम हो सकता है, मतलब कि कोई चीज हमने दी है बैक्टीरिया को कि इसको सड़ा दो, यही होता है ना फर्मेंटेशन। क्या है? इसको सड़ा दो, है ना। फर्मेंटेड प्रोडक्ट इज ऑलवेज डिग्रेडेड बाय यीस्ट और बैक्टीरिया। what do we do while we make any kind of cake or pizza dough? ठीक है, since I am very good at cooking also sometimes, तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं बहुत सोचती हूँ उसमें बायोलॉजी अप्लाई करके कि हम क्या करते हैं ना, हम एक्चुअल में whenever we make any kind of dough for either pizza or something like that, तो हम उसके अंदर yeast ऐड करते हैं, baker's yeast, and baker's yeast will just enhance the CO2 production throughout that dough. It will just make it rise fluffy, isn't it? वो सड़ाना ही हुआ है, trust me। ठीक है, तो उसका डिग्रेडेशन ही हुआ है वो एक तरीके से। It is not a good thing kind of, there's a degradation। ठीक है, वैसे ही मुझे बताओ, अगर मैंने बोला कि मैंने बैक्टीरिया के सामने मोलासेस रख दिया
और मैंने बोला कि मोलासेस को सड़ा दो तो इथेनॉल बन जाएगा, बन सकता है। अल्कोहलिक बेवरेजेस ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई फर्मेंटर की। पर बायोरिएक्टर इज almost a similar device, appears like fermenter but it is not fermenter, instead it is bioreactor. Now what does it mean? There is some reaction going on inside a tank, which is a reaction produced by the living cells, ठीक है, inside the living cells. Then we will say it is a bioreaction taking place inside a bioreactor. मतलब सेल्स के द्वारा बाहर कुछ नहीं हो रहा, सेल्स के अंदर बन रहा है कुछ, तो हम बोलेंगे कि ये बायोरिएक्टर में ये काम अचीव हो रहा है, ठीक है। वेयर इज द कर्सर, ये रहा, आया समझ सभी को, ठीक है। तो हाउ बायोरिएक्टर्स आर डिफरेंट फ्रॉम फर्मेंटर्स? इन फर्मेंटर्स fermentation product may take place, but in bioreactors genetically modified organisms will produce recombinant proteins, ठीक है, इनसाइड द लिविंग सेल्स, उनके अंदर बन रहे हैं, ठीक, बन अंदर रहे हैं। हो सकता है साइटोप्लाज्म से मेम्ब्रेन क्रॉस करके और सेल वॉल क्रॉस करके बाहर आ जाए, दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, पर बाहर के किसी और चीज को सड़ाने का काम नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक। ये है बायोरिएक्टर, ठीक है, बहुत क्लियर। अब बायोरिएक्टर का एक फोटोग्राफ हम लोग को यहाँ दिख रहा है, बेसिक बेसिक बातें समझते हैं, इसमें क्या क्या चीजें होंगी। पहली बात तो जब भी कोई चीज सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, एक टैंक है, तो उसका इमेजिनेशन प्रॉपर रखो कि वो टैंक जरूरी नहीं है कि बहुत छोटे साइज का हो, वो टैंक जो होता है हमारे से बहुत बड़ा हो सकता है और हम सीढ़ी लगा के उसके ऊपर चढ़े, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। टैंक की क्षमता बहुत ज्यादा हो सकती है, इट कैन बी 100 लीटर्स टू 1000 लीटर्स ऑन इंडस्ट्रियल स्केल, ठीक है। ये हो गया आपका बायोरिएक्टर टैंक। अब इस टैंक के फैसिलिटेटर्स देखते हैं आसपास क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। पहली बात तो हमने टैंक के अंदर कल्चर मीडियम डालेंगे और हम हमारे जो ट्रांसफॉर्म बैक्टीरियाज हैं वो डालेंगे, तब जब मैं ये काम कर रही होंगी मुझे आसपास की एयर कैसी चाहिए है, आई वॉन्ट अ परफेक्ट स्टेराइल एयर, मुझे वहां कंटामिनेशन नहीं चाहिए है क्योंकि हमने ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरियाज बनाए हैं और गलती से कोई नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कंटामिनेंट बैक्टीरिया आ जाएंगे तो आपका पूरा काम जो है वो गड़बड़ हो जाने वाला है। वी नीड अ स्टेराइल मीडियम, पहली बात तो। दूसरी बात, हमारा जो फर्मेंटर टैंक डिजाइन होगा ना प्रॉपर, उसके अंदर हम इनलेट्स लगाए हुए होंगे और आउटलेट्स भी होंगे, पाइप्स। एक पंप होगा जो कि बेसिकली काम कर सके, एजिटेशन मशीन होगी एक, ठीक है। तो पंप होगा, एक तो पंप होगा, ठीक है। एक एजिटेटर मशीन होगी, मतलब क्या, एक ऐसे बीच में मान लो वुडन प्लैंक है और उससे ऐसे ब्लेड्स निकली हुई हैं, ठीक है, समझ गए ना, ब्लेड्स कैसी, 3 वाली, ठीक है, जैसे कि फैन की ब्लेड्स 3 ओरिएंटेशन में होती है वैसे, और वो घूमेंगी उसके अंदर, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, उसको जब हम चालू कर देंगे बेसिकली बंद करके, तो अंदर अंदर क्या करेंगी, रोटेट हो रही होंगी। इससे क्या फायदा होगा, इससे यह फायदा होगा कि कल्चर मीडियम सर्कुलेट होता रहेगा, ठीक है। अब मेरे को बताओ, क्या ये ब्लेड्स जो मेरी हैं ये बहुत धारदार होनी चाहिए? I mean, क्या ये बहुत पॉइंटेड ब्लेड्स चाहिए हमें? ऑफ कोर्स नो, क्योंकि ऐसे बहुत ही पॉइंटेड ब्लेड्स लेने से बैक्टीरिया कट जाएंगे, पहली बात। दूसरी चीज, क्या मैं इस कल्चर मीडियम को जो है बहुत ही ज्यादा फास्ट आरपीएम पे घुमाने वाली हूं? अगेन अ नो, बिकॉज हमारा पर्पस है सिर्फ सर्कुलेट करते रहना, ठीक है, ना कि उसका हम शेक बनाने वाले हैं, बैक्टीरियल शेक, वी डोंट वांट दैट। हम सिर्फ जो है उसको स्मॉल, मतलब कम आरपीएम पे स्लाइट रोटेशन, जेंटल रोटेशन वी वांट। तो हम ब्लेड बहुत शार्प नहीं रखेंगे एजिटेटर की, और हम जो है बहुत कम आरपीएम पे घुमाने वाले हैं उसको, ताकि सिर्फ सर्कुलेशन हो सके, वही हमारा मेन उद्देश्य है। ये हो गया आपका एजिटेशन सिस्टम, ठीक है। इसके अंदर आप मुझे बताओ, कोई चीज कंटिन्यूअसली घूम रही है अंदर, अगर सर्कुलेशन में है तो हीट एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी डेवलप होगी कि नहीं? और अगर होगी, गर्मी डेवलप होगी, तो हमें गर्मी में हमारे प्रोटीन्स को डीनेचर करने की इच्छा नहीं है। हम अंदर प्रोटीन्स बनवा रहे हैं बैक्टीरियाज के द्वारा, राइट। और मुझे बताओ, अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है बाई चांस, तो क्या प्रॉब्लम आएगी कि वो प्रोटीन्स डीनेचर हो सकते हैं, खराब हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, तो सिलेंडर है ना,
उसके आसपास में एकदम प्रॉपर वाटर जैकेट बनाएंगे, और वो वाटर जैकेट में हम ठंडा पानी वाटर का डालेंगे, वो बाहर बाहर ही घूम रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, गर्मी ले रहा है वो सारी बेसिकली, ठीक है ना, टैंक की। और फिर वो जब बाहर निकलता है ना पानी, तो वो गर्म होके चले जाता है और फिर ठंडा पानी आ ही रहा है। ऐसे कंटिन्यूएशन में हम एक वाटर जैकेट से वाटर का सप्लाई करेंगे ताकि ठंडा पानी जो है वो बाहर कोट करके रखें, ताकि अंदर की गर्मी जो है वो ठंडा पानी बाहर से अब्सॉर्ब कर ले। ये हो गया वाटर जैकेट, इसको हम बोलते हैं थर्मल जैकेट, ठीक है। फिर मैं ये बोलूंगी, मुझे जब प्रोडक्ट प्रोटीन बन रहा है तो मुझे मालूम है, मान लो कि मेरा प्रोटीन जो है वो अल्कलाइन एनवायरनमेंट में स्टेबल रहता है, मेरा जो प्रोटीन है वो न्यूट्रल एनवायरनमेंट में स्टेबल रहता है, या वो एसिडिक एनवायरनमेंट में स्टेबल रहता है। कुड बी अ पॉसिबिलिटी। हमें पीएच मॉनिटर करना पड़ेगा और हम पीएच ऑप्टिमम रखेंगे, तो हमारे पास में ऐसे कुछ एक सेंसर प्रोब्स होंगे जो कि आपके पीएच को और टेम्परेचर को मॉनिटर कर पाए। टेम्परेचर ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, है ना, बहुत सारी चीजें होंगी यहाँ पे। फिर इसके अलावा क्या होगा, स्टेराइल एयर पास करेंगे हम यहाँ से। कैसी एयर पास करेंगे, स्टेराइल एयर। और स्टेराइल एयर पास करने का क्या पर्पस है, ठीक है, पर्पस ये है, यहाँ से स्टेराइल ऑक्सीजनेटेड एयर होगी ये। स्टेराइल मतलब कि बैक्टीरिया फ्री पर ऑक्सीजन रिच एयर है ये। इसका पर्पस ये है कि जब हम ये पास करेंगे ना यहाँ से, तो हमारे पास में कुछ एक यहाँ पर माइन्यूट अपर्चर्स बने हुए हैं, जिससे कि ऑक्सीजन जो है ना ये आपके कल्चर मीडियम में एंटर हो जाए। और बैक्टीरिया क्योंकि लिविंग सेल्स हैं, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड बाय ऑल द लिविंग सेल्स, इसीलिए ऑक्सीजन उनके पास आराम से पहुंचते रहे, फैसिलिटेट होती रहे। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। आपको समझ आ गया सभी लोगों को? तो एनसीईआरटी का डायग्राम देख लें। एनसीईआरटी का डायग्राम कुछ अलग नहीं है, इट इज ऑलमोस्ट लाइक दिस, ठीक है, बट इसमें जगह लोकेशन बदल दी है। देखो ध्यान से क्या क्या दिख रहा है, पहला ही डायग्राम देखना है सिर्फ, ठीक है। क्या दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा है एक पंप, ये दिख रहा है एक पंप दिख रहा है हमें, ठीक है। हमें नीचे क्या दिख रहा है, ये तो मैं बोल रही हूँ मुझे दिख रहा है एक इम्पेलर, है ना, और वो कैसा है, वो फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर है, बट इट इज नॉट शार्प, इट विल बी ब्लंट। कैसी होंगी ये? ब्लंट होंगी ये, ठीक है। इम्पेलर रोटेट करवाएगा। अब मेरे को एक बात बताओ, कभी आप लोगों ने मिक्सी में कुछ घुमाया है? तो आप देखते हो जब घुमा रहे होते हो तो ऊपर ऊपर जो है ना वो बहुत सारा फ्रॉथ इकट्ठा होता है, झाग बन जाता है, ठीक है। तो बेसिकली फोम बन जाता है, फोम। और फोम बनना इज अ प्रॉब्लमेटिक सीन, क्योंकि फोम जो है वो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी के साथ छेड़खानी कर सकता है, एक बात। दूसरा, वो फोम जो है ना वो समवेयर वी कैन से सरफेस टेंशन क्रिएट कर सकता है बैक्टीरियल सेल्स के अंदर अंदर, और इसके कारण से बैक्टीरियल सेल जो है हो सकता है वो परेशान हो, ठीक है। वी डोंट वांट एनी बैक्टीरिया टू गेट हार्म्ड, देयर बाय हम एक फोम ब्रेकर इम्पेलर भी ऊपर लगा सकते हैं, मतलब कि वो उसके 2 ब्लेड रहेंगी और वो सिर्फ झाग के ऊपर ही काम करेगा, झाग तोड़ देगा वो, है ना। पहले के टाइम पे क्या करते थे, फोम ब्रेकर में ना ये जो फोम ब्रेकर है ना, ऐसा इम्पेलर नहीं लेके और ऐसे ऑयल भी डालते थे। मुझे याद आया इसलिए बता रही हूँ, कैस्टर ऑयल, ठीक है। तो कैस्टर ऑयल भी फोम ब्रेकर होता था। लेकिन प्रॉब्लम क्या आने लगी कि कैस्टर ऑयल डालने से क्या हुआ कि बहुत लंबे टाइम तक जब प्रोसेस चल रही ना, कैस्टर ऑयल मतलब रैंसिडिटी देने लगा, अलग सी स्मेल आने लगी उससे, और वो स्मेल नहीं चाहिए हमें। देयरफॉर हम लोगों ने क्या करा, फिर फोम ब्रेकर ही इस्तेमाल किया, इट इज बेटर, ठीक है। फिर हम क्या देखते हैं, मोटर हमें समझ में आ गई, पंप मतलब कि मोटर, फोम ब्रेकर समझ में आ गया, इम्पेलर समझ में आ गया। कल्चर मीडियम, कल्चर मीडियम क्या होगा, कल्चर मीडियम विल बी रिच इन न्यूट्रिएंट्स, वाटर, एंजाइम्स, बता देती हूँ, बहुत सारी चीजें होती है कल्चर मीडियम में, ठीक है। इसमें क्या क्या आ जाएगा, न्यूट्रिएंट, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स जिससे कि वो एक्सट्रैक्ट कर सके अपना न्यूट्रिशन, वाटर, है ना, और विटामिन्स, बी तो होना ही है बिल्कुल हर हालत में, विटामिन बी तो लेते ही हैं, बैक्टीरिया को चाहिए होता है, फॉलिक एसिड चाहिए होता है, ठीक है। विटामिन्स, सम ऑफ द एंजाइम्स, इट कैन बी पॉसिबिलिटी, ठीक है, बट इट इज लाइक जरूरी है नहीं है, दोनों बातें पॉसिबल है। न्यूट्रिएंट, वाटर, विटामिन्स, एंजाइम्स एंड सॉल्ट्स, सोडियम क्लोराइड, ये सब, है ना, बस एटसेट्रा। और कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हो, ये सब कल्चर मीडियम है, कल्चर ब्रॉथ है, ठीक है। देखो हमने पहले एयर इधर से पास की थी, अभी हम एयर नीचे से पास करनी है, स्टेराइल ऑक्सीजनेटेड एयर, समझ गए ना। स्टेराइल तो है एयर, पर कैसी है, ऑक्सीजनेटेड है, इससे कि ऑक्सीजन मिलेगी पूरे के पूरे कल्चर मीडियम में प्रेजेंट बैक्टीरियाज को,
ठीक है। इधर स्टीम फॉर स्टरलाइजेशन भी आ सकती है, ऊपर ऊपर हम स्टरलाइज करके रखेंगे ताकि हमारा इनलेट जहां से हम बैक्टीरियल कल्चर मीडियम भेज रहे हैं वो कैसे रहे, स्टेराइल रहे। और एसिड बेस पीएच कंट्रोल करना हमें अगर है तो हम यहाँ से वो कंट्रोल करेंगे, टेम्परेचर कंट्रोल भी हम करेंगे। ये सब चीजें होती हैं आपके बायोरिएक्टर में। अब एक बात समझो, जब मैंने कहा मैंने स्टेराइल एयर सिर्फ एक ट्यूब लिया और ऐसे ही पास करा दी, दो चीजें पॉसिबल है। देखो मैंने कहा मैंने एक ट्यूब लिया और इससे मैं एयर ले गई और मैंने ऐसे ही पास करा दी, तो कल्चर मीडियम में एयर के बड़े बड़े बबल्स बन जाएंगे और ये बड़े बड़े बबल्स में सरफेस टेंशन क्रिएट होगा और ये फिर से प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ठीक है, जब बैक्टीरियाज हैं वो चिपक जाएंगे बैक्टीरियाज इनके आसपास में ना, तो ये प्रॉब्लमेटिक सीन हो, हमें नहीं चाहिए। तो हमने क्या प्रेफर किया, हमने ये बी वाला मॉडल प्रेफर किया। इस बी वाले मॉडल में क्या बदलाव है, इसमें जो हमारे ऑक्सीजन की एंट्री हम लोग करवा रहे हैं ना, उसके बाद में हमने क्या किया, एक स्पार्जर रख दिया। इसको क्या बोलते हैं आप लोग, स्पार्जर। स्पार्जर टैंक बायोरिएक्टर इसीलिए बोलते हैं इसको। स्पार्जर में क्या होता है, छोटे छोटे से छेद होते हैं एक पाइप में, बड़े पाइप से ऑक्सीजन जाने के बाद में इन छोटे छोटे छेदों से ऑक्सीजन आगे पहुंचा जाती है कल्चर मीडियम में, तो ऑक्सीजन के बबल्स बनते हैं स्मॉल स्मॉल और वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। ठीक है ना, तो ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, इसीलिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती बैक्टीरिया को, सबके पास बराबर ऑक्सीजन पहुंचता है। ठीक है, तो क्या हुआ, बबल्स विल ड्रामेटिकली इंक्रीज द ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया टू द बैक्टीरियाज, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द ऑक्सीजन ट्रांसफर। ठीक है, समझ आ गया सभी लोगों को ये, दिस इज डन। ओके, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पार्ज्ड टैंक बायोरिएक्टर एंड सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर? क्वेश्चन में कई बार पूछते हैं, एनसीईआरटी के टेक्स्ट का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आता है आपका किसमें, नीट में भी आता है। देखो स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हम बोलेंगे कि दिस इज द नॉर्मल वन। ठीक है, बट नॉर्मल वन, बट ऑक्सीजन लार्ज बबल्स may be formed which interferes, which creates surface tension, ऐसे कहते हैं, which creates a surface tension। ठीक है, बहुत लेमैन और सिंपलेस्ट लैंग्वेज में समझाया है ये मैं तुमको। अब देखो स्पार्ज्ड टैंक बायोरिएक्टर्स, इसमें क्या होता है, in this sparger is present, ठीक है, ड्यू टू विच स्मॉलर ऑक्सीजन बबल्स आर फॉर्म्ड एंड डिलीवर्ड थ्रू आउट द कल्चर मीडियम। ठीक है, ताकि बैक्टीरिया को ज्यादा अच्छे से वो मिल सके। दिस इज डन, ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट बायोरिएक्टर वाला कहानी। अब फटाफट से यहां से देखते हैं। एक बात समझना, बैक्टीरिया की फेजेस तुमको सबको पता है शायद, स्टेशनरी फेज फिर हम बोलते हैं। बैक्टीरिया की फेजेस में मेनली बैक्टीरिया कब एक्टिव होते हैं या प्रोटीन कब बनाते हैं, लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज में। हमारा मेन उद्देश्य हमेशा ये होता है कि हम इसको मेंटेन करके रखें। ठीक है, ये बताऊंगी मैं भी। यहां से देखते हैं, small volume cultures cannot yield appreciable quantity of products. To produce in large quantities, the development of bioreactors where large volume मतलब कि 100 से 1000 लीटर of culture can be processed was required. Thus, bioreactor can be thought as a vessel in which raw material are biologically converted into specific products. ठीक है, individual enzymes etc. मतलब कि बायोरिएक्टर के अंदर जो है रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके जो है हम बोलेंगे कि कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं, यूजिंग माइक्रोबियल, प्लांट, एनिमल और ह्यूमन सेल। ठीक है, अब बायोरिएक्टर प्रोवाइड्स, बायो रिएक्शन हो रही है बेसिकली, यहाँ पर इतनी बात है, बायो रिएक्शन टेकिंग प्लेस। ठीक है ना, अच्छा, अब बायोरिएक्टर प्रोवाइड्स द ऑप्टिमल कंडीशन फॉर अचीविंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट बाय प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन, जैसे कि टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट, विटामिन, ऑक्सीजन एटसेट्रा, सब मिलेगा हमें यहाँ पे बैक्टीरियाज को। ठीक है, The most commonly used bioreactors are stirring type and sparge type, दो होते हैं। ठीक है ना, a stirred tank reactor is usually cylindrical, ये तो हमने देखा ही, with a curved base, मतलब कि ऐसा बेस है इसका, curved base। ठीक है, ओके,
to facilitate the mixing of reactor contents. This stirrer facilitates the mixing, even mixing and oxygen availability throughout the bioreactor. Alternatively, यहां से बात होती है sparged tank की, ठीक है. Alternatively, air can be bubbled through the reactor. If you look at the figure closely, you will see that the bioreactor has an agitator system also, मतलब कि जो घुमाने वाला है, ठीक है. एंड ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम वो भी है, अ फोम कंट्रोल सिस्टम वो भी है, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम वो भी है, पीएच कंट्रोल सिस्टम है, सैम्पलिंग पोर्ट है ताकि हम इंक्यूबेट कर पाए, बैक्टीरिया डाल पाए और प्रोडक्ट बाहर निकाल पाए, ये होंगी सैम्पलिंग पोर्ट्स. सो दैट स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कल्चर कैन बी विथड्रॉन पीरियोडिकली. दिस इज डन. आई होप बायोरिएक्टर पूरा समझ आ गया सबको. अब मैं तुमको एक बात और बताऊंगी सिर्फ, ठीक है, छोटी सी ही है बट इस पे नीट में क्वेश्चंस आते हैं. वी कैन नॉट मिस दिस वन. So I just want to show you all one thing. Just a second. हाँ, देखो हमने बोला बायोरिएक्टर है, हमने बोला कल्चर मीडियम. अब 3 टाइप के होते हैं कल्चर्स, ठीक है. तो कल्चर्स 3 टाइप के, मतलब कि बायोरिएक्टर में कल्चर्स के प्रोस्पेक्ट से नाम 3 टाइप के होते हैं. एक होता है आपका बैच कल्चर, ठीक है. एक होता है आपका कंटिन्यूअस कल्चर और एक होता है आपका फेड बैच, ठीक है. और इसके बाद भी एडवांसमेंट्स आ चुके हैं, ठीक है. तो अब देखो एक बात समझना, अगर मैंने बोल दिया कि ये एक बायोरिएक्टर है, जस्ट अ रफ इमेजिनेशन, हम सिर्फ एक बॉक्स डायग्राम ले रहे हैं रफ इमेजिनेशन के लिए, ये एक बायोरिएक्टर है. और मैंने बोला कि मैंने जब एक बार इसके पैरामीटर सेट कर दिए हैं और मैंने इसके अंदर एक बार इनोक्यूलम ऐड कर दिया है, ठीक है, तो अब फर्दर जो है ये सिस्टम क्लोज सिस्टम है और इसके बाद मैंने इसको बंद कर दिया है. और फाइनली कब तक बंद रहने दिया, जब तक प्रोडक्ट ना बन जाए. आपको समझ आया? तो क्लोज सिस्टम का मतलब क्या होता है, एक बायोरिएक्टर है, आपने सब प्रोसेस मतलब पैरामीटर्स को मॉनिटर करके सेट कर दिया. टेम्परेचर इतना होना चाहिए, पीएच इतना होना चाहिए, ये इतना होना चाहिए, वो इतना होना चाहिए, सब कर दिया सेट, सब सेट कर दिया. और आपने जो है उसमें कल्चर ऐड कर दिया, बैक्टीरिया ऐड कर दिए और उसको बंद कर दिया और उसको चलने दिया. कोई छेड़खानी नहीं करेंगे हम, और प्रोडक्ट बनने के बाद में हम पूरा निकाल लेंगे, ठीक है. और फिर हम अगला बैच वापस बनाएंगे. ऐसे बैच कल्चर में क्या होता है, इट इज अ काइंड ऑफ क्लोज्ड सिस्टम, जहां पर मैं लिखती हूं इनोक्यूलम एंड कल्चर एडेड एट वंस, ठीक है, एक ही बार में ऐड कर दिया. द प्रोसेस कैन नॉट बी मॉडिफाइड इन बिटवीन, कैन नॉट बी मॉडिफाइड इन बिटवीन. अब हम बीच में कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है. मान लो कि एक थोड़ा सा नया नया बच्चा है, बायोटेक के रिसर्च में पहुंचा है, बायोटेक्नोलॉजी लैब में उसको कुछ काम दिया गया है और उसने बोला कि मैं हैंडल कर लूंगा रिस्पॉन्सिबली, बट उसको थोड़ा सा अभी भी प्रैक्टिस की कमी है और उसने एक आधी चीज डालना भूल गया और उसने बायोरिएक्टर मशीन चालू कर दी, तो गया बैच, पूरा बैच गया. क्यों गया? क्योंकि अब वो इन बिटवीन प्रोसेस को मॉनिटर कर नहीं सकता है. तो बैच कल्चर में एक ये प्रॉब्लम आती है कि आप इन बिटवीन मॉडिफिकेशन कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसका फायदा भी है. फायदा क्या है इसका? फायदा ये होता है कि बैच के अंदर आपके कंटामिनेशन के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि आपने पूरा क्लोज सिस्टम करा है, आप बार बार सैंपल नहीं डाल रहे हो, बार बार निकाल नहीं रहे हो, तो कंटामिनेशन के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, ठीक है. तो ये बात भी ध्यान रखें. इनोक्यूलम कल्चर एडेड एट वंस, द प्रोसेस कैन नॉट बी मॉडिफाइड इन बिटवीन, दिस इज काइंड ऑफ क्लोज्ड कल्चर. एंड इन दिस कल्चर व्हाट इज द बेनिफिट? क्या बेनिफिट है इसका? दैट द कंटामिनेशन चांसेस आर लेस, ठीक है. पर अब इसमें थोड़ा सा नुकसान भी सोचो, नुकसान सोचो. हमेशा प्रोज एंड कॉन्स को इवैल्यूएट करना चाहिए. बताओ, नुकसान ही है, एक बैच बन गया, अब अगले बैच का वेट करते रहो, फिर अगला बैच बनेगा, फिर तीसरे बैच का वेट करते रहो. तो मार्केट में प्रोडक्ट निकलने की फ्रीक्वेंसी इतनी फास्ट नहीं है. मान लो कि एक बैच का प्रोसेसिंग 3 दिन में हुआ,
फिर आप पूरा टैंक धोओगे, वॉश करोगे, सब करोगे, फिर वापस से दोबारा नया बैच चढ़ाओगे, फिर 3 दिन बनने में लगेगा, 3 दिन में वापस निकलेगा। तो मार्केट में आपका प्रोडक्ट बहुत फास्ट रेट पे जा रहा है क्या? नो। इसीलिए इसका थोड़ा सा ये भी प्रॉब्लम रहता है कि प्रोडक्ट का जो आउटलेट है वो बहुत ज्यादा फास्ट रेट पर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जब मैंने थोड़े से बैक्टीरिया को इतना सारा खाना दे दिया तो एक लिमिट पे आके सैचुरेशन आ जाएगा, ठीक है, और उनका जो ग्रोथ रेट है ना एक्सपोनेंशियल नहीं होगा, बहुत ज्यादा फास्ट नहीं होगा, रिटार्डेशन भी आएगा, रुकावट भी आएगी, थक जाएंगे बैक्टीरिया डिवाइड करते करते, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम आती है इसके अंदर, तो इसीलिए बैच कल्चर से थोड़ा सा बेटर मानते हैं कंटिन्यूअस कल्चर को। कंटिन्यूअस कल्चर में क्या होता है? कंटिन्यूअस कल्चर में आप समझना, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, एकदम सिंपल लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, इसको मैं बहुत स्मॉल डायग्राम बना के, और लिखने का काम ज्यादा है हमारा। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ये मान लो तुम्हारा टैंक है, ठीक है ना, तो इनलेट भी पॉसिबल है और आउटलेट भी पॉसिबल है। मतलब क्या? मतलब कि मैं इन बिटवीन एडिशन भी कर सकती हूँ और मैं इसमें से हटा भी सकती हूँ, जैसे जैसे प्रोडक्ट बनते जा रहे हैं वैसे वैसे। तो इसमें ये बेनिफिट होता है कि हमारे पास कल्चर मीडियम है और हमने इनोकुलम थोड़ा सा डाला, ठीक है, और हमने प्रोडक्ट बनने दिया, और प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे मालूम पड़ गया, टेस्ट किया कि प्रोडक्ट बन रहा है तो निकाल लिया, थोड़ा सा दोबारा से कल्चर भी ऐड कर दिया, बैक्टीरिया भी ऐड कर दिया, प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, कल्चर ऐड कर रहे हैं, बैक्टीरिया ऐड कर रहे हैं, प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस चल रही है, ठीक है। तो इसके अंदर फायदा ये है कि प्रोडक्ट आपका कंटिन्यूअसली बाहर आ रहा है, रुकावट के बिना। एक भी दिन ऐसा नहीं होगा कि प्रोडक्ट नहीं निकल रहा हो आपका। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है? कंटामिनेशन चांसेस पॉसिबल है। गलती से इनलेट कंटामिनेटेड हो गया, ठीक है, इनलेट प्रॉपर्ली क्लीन नहीं हुआ और दूसरा बैक्टीरिया चिपक गया उसके ऊपर आके, तो पूरा मतलब आगे वाला जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड हो जाएगा और प्रोडक्ट कंटामिनेटेड बन सकता है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, लेकिन फायदा ये रहेगा कि लॉग एक्सपोनेंशियल फेज हम मेंटेन कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम साथ साथ में निकालते भी जा रहे हैं, नए बैक्टीरिया भी डाल रहे हैं, नया इनोकुलम भी डाल रहे हैं, वापस हटाते जा रहे हैं, फिर नया डाल रहे हैं। ऐसे करने में लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज मैक्सिमम रहता है, ठीक है। तो यहां देखते हैं, इसके अंदर हमें देखना है लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज ऑफ बैक्टीरिया सबसे ज्यादा मेंटेन करी जा सकती है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फेज ऑफ बैक्टीरिया इज हाई, ठीक है, एक तो ये बात है। और दूसरी चीज हो जाएगी इसके अंदर कि कंटिन्यूअस कल्चर में वी कैन एक्चुअली वी कैन से मॉडिफाई द प्रोसेस इन बिटवीन एनी टाइम। हमको जब भी चाहिए मॉडिफिकेशन करना हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इनलेट ऑफ वी कैन से कल्चर कैन बी एडेड, ठीक है, प्लस इनोकुलम कैन बी एडेड एट एनी टाइम जब भी हमको चाहिए, एंड आउटलेट ऑफ प्रोडक्ट कैन बी टेकन आउट एट एनी टाइम, ठीक है, ये भी फायदा है। अब देखो इसमें क्या फायदा है, दैट कंटामिनेशन चांसेस आर देयर, ठीक है, चांसेस आर देयर, बट, ठीक है, बट द बायोमास या बैक्टीरिया जितने बन रहे हैं ना विद प्रोडक्ट, बायोमास का मतलब होता है जितने बैक्टीरियल सेल्स हैं इकट्ठे वो, ठीक है, इज हाई, वो ज्यादा है ना, एंड प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट अ हाई रेट, प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट अ हाई रेट, ज्यादा रेट पे बनता है, ये होता है इसका फायदा, ठीक है। फिर आता है आपका फेड बैच। फेड बैच थोड़ा सा अलग है। फेड बैच में क्या होता है? फेड बैच में क्या करते हैं हम लोग लेते हैं टैंक, ठीक है, ये टैंक है, रफ बना रही हूँ, है ना, और हम क्या करते हैं इसके अंदर, हम इसके अंदर डालते हैं इनोकुलम और हम थोड़ा सा कल्चर मीडियम डालते हैं, वेरी लेस कल्चर, ठीक है, इसमें ये करते हैं। फिर इसमें निकालने का नहीं, आउटलेट इज नॉट पॉसिबल, ये भी बैच कल्चर जैसा है, इसीलिए फेड बैच ही बोला ना इसको हमने, ठीक है। इसमें आउटलेट नहीं है पॉसिबल, कंटिन्यूस नहीं है, लेकिन इसमें भी हमको बेसिकली लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज ज्यादा मेंटेन रखनी है। तो हम क्या करते हैं, हम ज्यादा खाना इकट्ठा नहीं देते, ज्यादा खाना इकट्ठा दे देते हैं अगर, तो ही रेजिस्टेंस आ जाता है बैक्टीरियाज में। हम क्या करते हैं, इनोकुलम लेते हैं और फिर हम कल्चर थोड़ा सा डालते हैं, फिर थोड़े दिन तक, मतलब थोड़े टाइम तक चलने देते हैं, फिर कल्चर और ऐड करते हैं, फिर थोड़े टाइम तक चलने देते हैं, कल्चर और ऐड करते हैं। ऐसे क्या उनको रहता है कि हाँ खाना आ रहा है, तो फास्ट डिवाइड करते हैं वो, और साथ साथ में हमारा प्रोटीन भी ज्यादा
बनता है। तो फेड बैच के अंदर ये ध्यान रखें हमेशा दैट कल्चर इज एडेड एट इंटरवल्स, कल्चर इज एडेड एट इंटरवल्स, ठीक है ना। बट आउटलेट इजंट पॉसिबल, आउटलेट इज नॉट पॉसिबल इन बिटवीन द प्रोसेस, है ना, इन बिटवीन नहीं निकाल सकते, इन बिटवीन द प्रोसेस, ठीक है। दिस इज डन। तो ये हो गया हमारे कल्चर मीडियम टाइप्स ऑफ कल्चर्स। बैच कल्चर क्लोज होता है, कंटिन्यूअस कल्चर एक ओपन प्रोसेस है, होगा ना, क्योंकि हम इससे निकाल सकते हैं। और फेड बैच को क्या नाम दोगे बताओ? क्या आप लोग फेड बैच को क्लोज्ड बोलोगे या आप लोग फेड बैच को ओपन बोलोगे? दिमाग लगाओ और कमेंट में जवाब देना कि फेड बैच शुड बी क्लोज्ड कल्चर और ओपन कल्चर, ठीक है, विथ एक्सप्लेनेशन। दिस इज डन। नाउ लास्ट थिंग इज लेफ्ट विच इज कॉल्ड एज डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। तो अब एकदम सिंपल समझो, एकदम सिंपल सी बात है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने लिया जीन ऑफ इंटरेस्ट, हमने लिया वेक्टर, हमने बनाया आरडीएनए, है ना, हमने इसको क्या किया, ट्रांसफर टू, हमने इसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया, होस्ट, क्या बन गया ये, ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट। ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट ने क्या बनाया, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, ठीक है। इतनी बात को हम बोलते हैं अपस्ट्रीमिंग। क्या बोलते हैं? इतनी बात को हम लोग बोलते हैं, दिस थिंग व्हिच वी हैव सीन इज कॉल्ड एज अपस्ट्रीमिंग। अपस्ट्रीमिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट बनने तक की प्रोसेस, और आती है फिर डाउन स्ट्रीमिंग, प्रोडक्ट बनने के बाद की सारी प्रोसेसेस, ठीक है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूं। ऑल द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, ऑफ प्रोडक्ट are counted under downstreaming, ये बात होती है, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीमिंग में क्या क्या आ जाएगा आपका, प्रोडक्ट को निकालना, ठीक है, प्रोडक्ट को फिल्टर करना, प्रोडक्ट को आइसोलेट करना, बाकी कंटामिनेंट से फ्री बनाना, प्रोडक्ट को फॉर्म्युलेशन करना, मतलब मान लो कि मैंने उसका क्रीम फॉर्मुलेशन बनाया, जेल फॉर्मुलेशन बनाया, लिक्विड में डिसॉल्व करा, बहुत सारी चीजें पॉसिबल है, टैबलेट बना दिया, है ना, तो ये फॉर्मुलेशन बनाना। फिर उस फॉर्मुलेशन की टेस्टिंग करना, एनिमल्स पे करना, ह्यूमन पे करना, नॉन क्लिनिकल एंड क्लिनिकल ट्रायल्स। उसके बाद में फिर हम उसको अप्रूवल होने के बाद में हम उसको डॉक्टर्स के पास भेजेंगे, फिर हम उसको होलसेलर्स के पास में भेजेंगे, फिर फाइनली रिटेलर्स के पास में जाएगा, फिर फाइनली वो जाएगा कंज्यूमर्स के पास में, ठीक है। इन सबको मिला के इकट्ठे को डाउन स्ट्रीमिंग बोलेंगे। इसमें ट्रैवलिंग भी आ रही है ना, इसमें ट्रैवलिंग, पैकेजिंग सब आ रहा है। देख लो यहां से डाउन स्ट्रीमिंग को फटाफट से रीड करते हैं हम लोग। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द बायोसिंथेटिक स्टेज, मतलब कि प्रोटीन बनने के बाद, द प्रोडक्ट हैज टू बी सब्जेक्टेड थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस बिफोर इट इज रेडी फॉर मार्केटिंग एज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। द प्रोसेसेस इंक्लूड सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन, ठीक है। The product has to be formulated with suitable preservatives, जैसे कि मैंने कहा टैबलेट बनाना, क्रीम बनाना, उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाना, ये सब काम। Such formulations have to undergo the clinical trials and the pre-clinical trials in case of medicines, if they are medicines. Strict quality control testing का मतलब क्या, कि प्रोडक्ट जैसा हर बैच में सेम होना चाहिए, ठीक है। मालूम पड़ा कि एक बैच में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो अगले बैच से अलग है, तो क्वालिटी कंट्रोल प्रॉपर नहीं है। क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, इफेक्ट बराबर आना चाहिए सारे ही बार का, ठीक है, तो वो क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग होनी चाहिए। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग में वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। तो ये हो गया आपका, ये एक फाइनल फ्लो चार्ट है, इसको अगर देखोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। अप स्ट्रीमिंग का मतलब होता है हमारा फॉर्मुलेशन एंड हाइड्रेशन प्रोडक्ट का और सेल कल्चर, ठीक है। हार्वेस्ट करना मतलब कि सेल्स को तोड़ना और हमारे प्रोडक्ट को सेल्स से बाहर निकालना, बैक्टीरियल सेल्स से, ठीक है। सेपरेट करना और प्यूरिफाई करना प्रोडक्ट को, फाइनली प्रोडक्ट के फिनिशिंग करना, स्टोरेज करना, फिलिंग करना और फिर उसको मार्केट में निकाल देना,
ठीक है, ये सब बताए डाउन स्ट्रीमिंग में। ठीक है, ये समझ आ गया सभी को। दिस इज ऑल अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस चैप्टर, जिसके अंदर हमने बहुत सारे स्लाइड्स देखे हैं एंड वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर टुडे एंड आई रियली होप कि आपको काफी कुछ समझ आया होगा। हमने स्टार्ट किया था स्टेनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस पोर्शन एंड आई होप कि आप लोग को इस चैप्टर में एक भी डाउट नहीं आया हो एंड अगर आता है तो प्लीज राइट इट इन द कमेंट बॉक्स so that we can see over it. Thank you so much for watching the lecture.